सोफे में बैठी माँ बेटी के बीच फुसफुसाहट चल रही थी। मेज पर मखमल के डिब्बे में खानदानी कुंदन का हार रखा था, जिसकी चमक पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। ये वही हार था जो शादी के दिन रमा जी ने शीतल को दिखाकर कहा था, यह हमारे खानदान की इज्जत है। जब तू घर की जिम्मेदारी संभालने के लायक हो जाएगी तब मैं ही तुझे सौंप दूंगी। लेकिन आज उस हार पर शीतल का नहीं, बल्कि ननद कल्पना की ललचाई नजरें थी। कल्पना ने हार को अपने गले से लगाकर शीशे में देखा और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ देखो ना, ये मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो भाभी पर यह डिज़ाइन अच्छा भी नहीं लगेगा। वो मॉडर्न ख्यालात की हैं, उन्हें उन पुरानी चीज़ों की क्या कदर। रमा जी थोड़ी दुविधा में थी। पर बेटा, मैंने शीतल से वादा किया था। कल्पना ने तुरंत बात काटी। उसकी आवाज़ में मीठा जहर था। अरे माँ, वादा तो अपनों से निभाया जाता है। शीतल भाभी तो, अब क्या कहूँ, तो वो पराए घर की है ना। कल को अगर वो ये हार लेकर अपने मायके चली गई या कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तो तुम्हारी अपनी बेटी हूँ, तुम्हारा खून हूँ। ये हार घर की बेटी के पास ही रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। रमा जी का चेहरा बदल गया। अपना खून वाली बात ने असर दिखा दिया। तभी शीतल हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आ गई। उसे देखते ही कल्पना ने हार डिब्बी में रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक बिजी मुस्कान थी। रमा जी ने गला साफ किया और नजरें चुराते हुए बोली, शीतल यहाँ बैठ, मुझे तुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शीतल सोफे के किनारे बैठ गई। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। रमा जी ने वो डिब्बा कल्पना की गोद में रख दिया और सख्त लहजे में बोली, देख शीतल, मैंने बहुत सोचा, ये खानदानी हार है। मुझे लगता है कि इस घर पर पहला हक घर की बेटी का होना चाहिए। मैंने फैसला किया है कि ये हार मैं कल्पना को दूंगी। शीतल के हाथ से चाय का कप हिल गया। उसे हार का लालच नहीं था, लेकिन जो वादा तोड़ा गया उसका बहुत दुख था। शीतल ने धीमी आवाज़ में पूछा, लेकिन माँ जी, आपने तो शादी के दिन कहा था। रमा जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। कहा था, पर तब हालात अलग थे। देख, तू बुरा मत मानना, लेकिन कड़वा सच यही है कि अपना खून तो अपना ही होता है। कल्पना मेरी कोख से जन्मी है, उसका हक तुझसे ज़्यादा है। शीतल को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। पराया पराया, सबने उसकी सालों की सेवा और समर्पण को एक ही पल में खारिज कर दिया था। पास बैठी कल्पना ने जले पर नमक छिड़का और कहा, माँ, भाभी आपको गहनों की क्या कदर है। आप तो वैसे भी सादा रहना पसंद करती हैं। ये सब हम घर की बेटियों पर ही तो अच्छा लगता है। शीतल ने अपनी नम आंखें झुका ली। उसने कोई बहस नहीं की, बस इतना ही कहा, जैसी आपकी मर्जी माँ जी, और उठकर अपने कमरे में चली गई। पीछे से माँ बेटी की हंसी उसे किसी ताने जैसी ही लग रही थी। उस घटना को अभी 4 दिन ही बीते थे। शीतल ने अपने दिल का दर्द अपने काम में ही छुपा लिया था। कल्पना हार लेकर अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन रोज फ़ोन पर माँ को पट्टियाँ पढ़ाती रहती थी। सुबह का वक्त था, रमा जी नहाने गई थी कि अचानक बाथरूम में एक ज़ोरदार आवाज़ आई, धड़ाम। उसके बाद एक दर्दनाक चीख, ओह मेरी कमर। शीतल दौड़ी। वो रसोई में थी, सब कुछ छोड़कर भागी। बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा रमा जी ज़मीन पर पड़ी थी और दर्द से तड़प रही थी। माँ जी। शीतल ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन रमा जी चीख पड़ी। जैसे तैसे पड़ोसी की मदद से शीतल उन्हें एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल भागी। अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर ने शीतल को रिपोर्ट दिखाई। नितिन शर्मा, आपकी सांस की कूल्हे की हड्डी बुरी तरह टूट गई है। उनकी कमर को देखते हुए हमें अर्जेंट सर्जरी करनी होगी, वरना वो हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ जाएंगी। और हाँ, सर्जरी में प्लेट्स लगेंगी, जिसका कुल खर्चा दवाई मिलाकर 5 लाख रुपए होगा। शीतल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 5 लाख! उसने तुरंत अपने पति नितिन को फ़ोन किया। नितिन बिजनेस ट्रिप पर दुबई गया हुआ था। नितिन फ़ोन पर बोला, शीतल, मैं यहाँ बुरी तरह से फंसा हूँ। मेरा कार्ड यहाँ ब्लॉक हो गया है और बैंक का सर्वर डाउन है। मुझे पैसे अरेंज करने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम प्लीज़ वहाँ किसी तरह मैनेज करो। शीतल ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। खाते में इतने पैसे भी नहीं थे कि तभी उसे याद आया कि कल्पना घर की बेटी है। शीतल ने तुरंत कल्पना को फ़ोन किया। दीदी, माँ जी गिर गई हैं, अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा है, आप जल्दी से घर आ जाइए। 1 घंटे के बाद कल्पना अस्पताल पहुँची। वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसकी घबराहट माँ के लिए कम और खर्चे के लिए ज़्यादा थी। शीतल डॉक्टर के केबिन से बाहर आई। उसके हाथ में अस्पताल का एस्टीमेट बिल था। रमा जी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और दर्द से कराह रही थी।
शीतल ने बिल की पर्ची मेज पर रखी। दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन अभी करना होगा। 5 लाख का खर्चा है। नितिन पैसे नहीं भेज पा रहे हैं। रमा जी ने अपनी लाडली बेटी की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन कल्पना 2 कदम पीछे हट गई। 5 लाख? इतने पैसे? शीतल, तुम मजाक कर रही हो क्या? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? और माँ, आप मेरी तरफ क्या देख रही हो? मेरे ससुराल वाले नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने इतने पैसे मायके में दिए तो। मेरी खुद की कार की ईएमआई जा रही है। ये जिम्मेदारी तो भैया और भाभी की है। शीतल ने कल्पना की आंखों में देखा, फिर अपने पर्स से एक कागज़ निकाला जिस पर हार की रसीद और वजन लिखा था। वो बिल के साथ रख दिया। अब शीतल की आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी। दीदी, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? माँ जी ने जो लाखों का हार आपको दिया था वो तो आपके पास है ना, उसे बेच दीजिए। माँ की जान से बढ़कर तो गहने नहीं है ना? रमा जी और कल्पना दोनों सन्न रह गई। शीतल गंभीर आवाज़ में बोली, दीदी, इस घर का एक नियम है, जो इस घर की संपत्ति का वारिस होता है वही इस घर की मुसीबत का भी वारिस होता है। माँ जी ने कहा था कि मैं पराई हूँ, इसलिए हार मुझे नहीं मिलेगा। मैं उनकी बात मानती हूँ कि मैं पराई हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ शारीरिक सेवा ही कर सकती हूँ। अस्पताल में रात भर जाग सकती हूँ, उनके कपड़े साफ कर सकती हूँ, दलिया बना सकती हूँ, लेकिन आर्थिक जिम्मेदारी तो अपनों की होती है ना। शीतल ने बिल कल्पना की तरफ सरकाया। ये लीजिए बिल, और ये हार बेच दीजिए या फिर अपने पास रखिए, ये आपका फैसला है। लेकिन ये 5 लाख का बिल आपको ही भरना होगा। अगर हार बेटी का है तो अस्पताल का खर्चा भी बेटी का ही होगा, हिसाब बराबर। कल्पना का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या बदतमीजी है, और मैं क्यों भरूं बिल? शीतल बोली, क्योंकि आप अपना खून है दीदी। मैं तो बहू हूँ और पराई हूँ। अगर मैं बिल भरूंगी तो हार भी मेरा ही होगा। अब आप तय कर लीजिए कि क्या करना है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में सन्नाटा छा गया। रमा जी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी, लेकिन कल्पना का चेहरा बदल चुका था। उसका लहजा कड़वा हो गया था। भाभी, आपका दिमाग ठीक तो है ना? वो खानदानी हार है, मेरी माँ ने मुझे दिया है। अब वो मेरी संपत्ति है। मैं उस अस्पताल के बिल के लिए क्यों बेचूं? रमा जी कराहते हुए बोली। कल्पना बेटा, ये तू क्या कह रही है? मेरी जान आफत में है। कल्पना ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो माँ, मैं क्या करूँ? आपने मुझे हार दिया है तो क्या मैंने आपके बुढ़ापे का ठेका ले लिया है? ये घर, ये संपत्ति सब भैया के नाम है, खर्चा भी वही उठाएं। मैं तो दूसरे घर की हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगी अगर मैंने गहना बेच दिया तो। रमा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन तू तो कह रही थी कि तू अपना खून है। कल्पना बोली, अरे माँ, वो तो गहने लेने के लिए कहना पड़ता है। अपना खून तो सिर्फ कहने की बातें हैं। अब बात लाखों की आती है तो खून भी पानी हो जाता है। और वैसे भी आपके पास बहू है ना, वही देखे। मुझे मेरा हार प्यारा है। रमा जी को लगा जैसे उनके कलेजे में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। कल्पना ने पर्स उठाया और जाते जाते कहा, भाभी, मुझे फ़ोन मत करना। माँ की सेवा करना आपका फ़र्ज है, मेरा नहीं। मैं तो बस बेटी हूँ, और बेटी सिर्फ लेने आती है, देने नहीं। और वो बिना पीछे देखे अस्पताल से बाहर निकल गई। रमा जी सुबक सुबक कर रोने लगी। उन्होंने शीतल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शर्मिंदगी के मारे उनकी हिम्मत नहीं हुई। शीतल चुपचाप अपनी सासू माँ रमा जी के पास आई और उनके आंसू पोंछे। माँ जी, चुप हो जाइए, रोने से हड्डी और कमज़ोर होगी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। रमा जी कांपती आवाज़ में बोली, कहाँ से आएंगे बहू पैसे? नितिन का फ़ोन नहीं लग रहा। और कल्पना कल्पना तो हमें छोड़ गई है। शीतल ने धीरे से अपनी कलाई से सोने के भारी कंगन उतारे। माँ जी, आपने कहा था ना कि मैं पराई हूँ। पराई अमानत अक्सर बोझ लगती है, लेकिन मुसीबत में वही काम आती है। मैं अपने कंगन और मायके से मिले गहने गिरवी रख रही हूँ, और आपका ऑपरेशन आज ही होगा। रमा जी स्तब्ध रह गई। जिस बहू को उन्होंने हर बार ठुकराया था, वही आज अपनी आखिरी निशानी दांव पे लगा रही थी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और वो सफल रहा। अगले 2 महीनों में शीतल ने दिन रात उनकी सेवा की। दवा, खाना, देखभाल सब अपने हाथों से किया। धीरे धीरे रमा जी ठीक होने लगी, लेकिन उनके मन में कल्पना के लिए ममता टूट चुकी थी। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। शीतल ने दरवाज़ा खोला तो सामने कल्पना खड़ी थी, सजी धजी और गले में वही हार पहने। भाभी, सुना है माँ ठीक है, सोचा मैं लाऊं। वो अंदर आकर रमा जी के पास बैठ गई। माँ, आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। भाभी ने ठीक से ख्याल नहीं रखा क्या? देखो, मैं वही हार पहनकर आई हूँ। रमा जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कल्पना बोली, माँ, क्या हुआ? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ।
रमा जी ने ठंडी नज़रों से कहा। कौन माँ? मेरी बेटी तो रसोई में मेरे लिए सूप बना रही है, और तुम कौन हो? कल्पना हक्की बक्की रह गई। माँ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आपका अपना खून। रमा जी उठी और बोली, अपना खून उस दिन अस्पताल में पानी बन के बह गया था। आज जो मेरे सामने खड़ी है वो एक लालची औरत है, जिसके गले में मेरी दी हुई रिश्वत लटकी है। निकल जाओ मेरे घर से। कल्पना गिड़गिड़ाने के बजाय गुस्से में शीतल पर टूट पड़ी। ये सब तेरी ही चाल है, तूने माँ को भड़का दिया है। तू शुरू से ही हार और जायदाद पर नजर रखी थी। तू नौकरानी है इस घर की। उसने शीतल का कंधा पकड़कर झकझोरा। माँ से माफ़ी मांग, वरना। तभी एक जोरदार आवाज़ गूंजी। शीतल ने उसे तमाचा मार दिया। चुप, बहुत बोल लिया तुमने। तुम पूछ रही थी ना कि मैंने माँ जी को क्या पिलाया? मैंने उन्हें ममता और सेवा दी है, जो तुम्हारे पास कभी नहीं थी। शीतल ने आईना सामने कर दिया। देखो अपनी सूरत, हार की चमक दिख रही है, लेकिन आंखों का लालच नहीं। जब माँ अस्पताल में थी, तुम हार बचा रही थी और मैं उन्हें बचा रही थी। तुम इस घर की बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। ये बैग उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, दोबारा मत आना। कल्पना टूट चुकी थी। अपना बैग उठाकर बिना पीछे देखे वो चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमा जी ने शीतल को गले से लगा लिया। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। तूने मुझे नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत बचाई है। आज समझ आया कि असली वारिस वो होता है जो फ़र्ज निभाए। शीतल ने उनके आंसू पोंछे। उस घर में परायापन खत्म हो चुका था और एक सच्ची ममता ने अब जन्म ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।